हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों ने ऑलरेडी 3-4 दिन के अंदर ही इतना कमेंट्स का मतलब ऐसे बॉम्बार्डिंग सी कर दी है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ी जल्दी ही अपलोड कर देते हैं। तो ये पार्ट 2 है जो R15 का इंजन रिबिल्ड है उसका। इसके अंदर हाफ इंजन हमने पहले पार्ट में रिबिल्ड कर लिया था और जो अपर हाफ इंजन है वो इस वाले पार्ट के अंदर रिबिल्ड करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो अभी जो टॉप है उसको बिल्ड करना शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डाउल्स लगाएंगे। एक डाउल है वो यहाँ पे लगेगी और जो दूसरी डाउल है वो यहाँ पे लगेगी। और अभी टॉप है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर काम करते टाइम माइंड में रखने वाली है वो ये है कि कुछ भी अगर अंदर गिरा तो फिर चांसेस हैं कि इंजन खोलना पड़ सकता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी है। और अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये पेपर गैस्केट है, इसको लगाने का है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा 3 बॉन्ड लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। जो टाइमिंग चेन के लिए स्लॉट बना हुआ है इसके अंदर भी वो सेम है, तो ये उस साइड रहेगा। लेकिन जो बात माइंड में रखने वाली है वो ये है कि ये कुछ इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे तो वो ये है कि यहाँ पर 2 होल्स हैं और यहाँ पर 1 होल है। और अगर आप क्रैंकेस के अंदर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक होल दे रखा है जो कि ऑयल लाइन का है। तो ये वाला जो होल है ये इस साइड है। तो गैस्केट के अंदर भी जो 2 होल वाला सेक्शन है वो इस साइड आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो इसको हम जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसके अंदर से पास थ्रू करेंगे और इसके अंदर से जो टाइमिंग चेन है उसको भी पास थ्रू करेंगे। और जो डाउल्स हैं उनके अंदर इसकी पोजीशन सेट करके इसको लगा देना है। और ये बिल्कुल परफेक्टली इसकी जो जगह है वहां पे ये लग गया। अभी हमें जो सिलेंडर है उसको प्रिपेयर करना है और उसके बाद उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। एक टिप और बता देता हूं, अगर आपके पास मैग्नेटिक पेन है या कोई भी ऐसी चीज जो कि डायामीटर में बहुत कम हो, आसानी से किसी भी जगह पर आप उसको लेके जाएं तो वो चली जाए, लेकिन मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इतना कि जो टाइमिंग चेन है उसको वो उठा करके बाहर लेके आ सके। तो फिर आपके लिए एक थोड़ा काम आसान हो जाएगा। वो ये कि ये जो टाइमिंग चेन है इसको आप अंदर की साइड ड्रॉप कर दीजिए। राइट, तो ये है हमारा सिलेंडर किट। ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है और ये पिस्टन रिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम पिस्टन के अंदर एक सर्क्लिप लगाएंगे। उसके बाद जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको पिस्टन में इंस्टॉल करेंगे और फिर जो पिस्टन की जो असेंबली हो जाएगी उसको जो सिलेंडर है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और फिर सिलेंडर को जो इंजन है उसके अंदर इंस्टॉल करना है पिस्टन पिन और सर्क्लिप की हेल्प से जो पिस्टन है उसको क्रैंक से कनेक्ट करना है। तो ये हमारा पिस्टन है। इसके अंदर आपको ये एक डॉट का जो मार्क है वो बना हुआ दिख रहा होगा। इस डॉट का मतलब है कि ये डॉट जिस साइड है वो साइड एग्जॉस्ट की साइड आएगी। तो जो हमारा पिस्टन है उसका एग्जॉस्ट इस तरफ है और इस कंडीशन में ये पोर्शन पिस्टन का राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है। तो सर्क्लिप को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऑयल के अंदर डिप कर लूंगा और उसके बाद इसका जो एक एंड है उसको पहले इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा और फिर जो दूसरा एंड है उसको पुश करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूंगा। तो अब ये जो सर्क्लिप है इसको मैंने इसके लिए जो स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर फिट कर दिया है, इसके दोनों एंड्स को। लेकिन इस साइड मैंने इसको बाहर ही रखा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये इंस्टॉल होती है तो उस टाइम में क्लिक की साउंड आती है कुछ इस तरीके से। तो अब बारी आती है जो पिस्टन रिंग्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसको इंस्टॉल करेंगे। ऑयल एक्सपेंडर रिंग कुछ ऐसी दिखती है और इसमें पिस्टन रिंग्स की तरह गैप नहीं होता है। इसके जो दोनों एंड्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि इनका एम बनना चाहिए, मतलब ये जब कनेक्ट हो तो एम की शेप बने। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि ये डब्ल्यू बनना चाहिए, मतलब ये जब कनेक्ट हो तो डब्ल्यू की शेप बने। और मेरे ओपिनियन में इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो पैटर्न है ये एक वेव पैटर्न है और जब हम इसके एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं तो चाहे एम बना के कनेक्ट करें चाहे डब्ल्यू बना के कनेक्ट करें, ये एक एंडलेस पैटर्न बन जाता है वेव्स का। तो चाहे एम बनाइए चाहे डब्ल्यू बनाइए, इसका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो जिसको एम पसंद है वो एम बना लेना, जिसको डब्ल्यू पसंद है वो डब्ल्यू बना लेना। और जितनी भी रिंग्स हम लगाएंगे उनको लगाने से पहले हमें जो पिस्टन है उसको भी अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करना है। और ये वाली जो रिंग है ऑयल एक्सपेंडर रिंग, इसको सबसे नीचे वाला जो स्लॉट है उसके अंदर लगाना है। चाहे एम बना के लगाइए चाहे डब्ल्यू बना के लगाइए, पर नीचे वाले स्लॉट के अंदर लगाना है। और अभी मूव ऑन करते हैं जो ऑयल रेल रिंग्स हैं उनकी तरफ। तो ये 2 रिंग्स हैं, दोनों एक जैसी हैं। आप इनको इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 रिंग्स जो हमारी ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसके दोनों तरफ लगेंगी, मतलब एक रिंग इसके नीचे लगेगी और एक रिंग इसके ऊपर लगेगी। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसको बस लगाना है। तो अभी जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है मैं इस रिंग को उसके अंदर लगा रहा हूं।
तो अभी दूसरी जो रेल रिंग है उसको इंस्टॉल करते हैं। जिस तरीके से पहले वाली को लगाया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी लगाना है। अभी मैं इनके जो पोजीशन है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जो रिंग्स हैं सारी उनको लगा लेते हैं, उसके बाद इनका जो गैप है वो सेट करेंगे। और अभी इंस्टॉल करना है इस वाली पिस्टन रिंग को। इसके ऊपर 2T लिखा हुआ है, मतलब टॉप 2 रिंग है ये। तो पिस्टन के अंदर अभी 2 स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो उसमें से जो बीच वाला स्लॉट्स है, मतलब नीचे वाले स्लॉट में तो हमने ऑयल एक्सपेंडर रिंग और इसकी जो रेल रिंग्स थी उनको लगा दिया। तो जो बीच वाला स्लॉट है उसके अंदर जो टॉप 2 रिंग है वो आएगी, और जो ऊपर ही ऊपर वाला स्लॉट है उसके अंदर जो T1 या जो टॉप 1 रिंग है वो आएगी। तो ये वाली रिंग है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इससे पहले जो रिंग्स लगाई हैं उनको हमने एक्सपेंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनको काफी ध्यान से लगाना है। और ये जो रिंग है ये इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। और अभी ये वाली रिंग है, इसको लगाना है। इसके ऊपर 1T लिखा हुआ है, ये सबसे टॉप वाली रिंग है। और जो पहले रिंग लगाई थी उसके अंदर मैं एक चीज बतानी भूल गया था, वो ये कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं उसके अंदर 2T लिखा हुआ था और इसके अंदर 1T लिखा हुआ है। ये वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है, इसको नीचे की साइड नहीं करना है। तो अभी ये वाली जो रिंग है इसको इंस्टॉल करते हैं, और इसको भी ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है। और ये भी इंस्टॉल हो गई। तो अभी ये जो पिस्टन है इसको हम कनेक्टिंग रोड जो है क्रैंकशाफ्ट की उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इसका जो गैप है, जो पिस्टन रिंग्स का जो गैप है उसको एडजस्ट करेंगे। तो अभी ये जो पिस्टन है इसको हम कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट की कनेक्टिंग रोड से अटैच करेंगे पिस्टन पिन और सर्कलिप से। और उसके बाद इसकी जो पिस्टन रिंग्स हैं, पांचों की पांचों जो पिस्टन रिंग्स हैं उनकी जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कनेक्टिंग रोड है उसको अंदर की साइड से लुब्रिकेट करना है। तो इसके अंदर 2 होल्स बना रखे हैं, इनके अंदर से भी हम इसको अंदर से लुब्रिकेट कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट ऑयल इसके अंदर पोर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो ऑयल है उससे हमने कनेक्टिंग रोड को लुब्रिकेट कर दिया है। अभी जो कनेक्टिंग रोड है उसको हम जितना ऊपर ला सकते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर बोलते हैं इसको। कनेक्टिंग रोड सबसे ऊपर होती है, पिस्टन सबसे टॉप पर होता है, अगर लगा हुआ हो तो उस पोजीशन पर हम इसको ले आएंगे। और पिस्टन में हमने जो पिस्टन रिंग्स लगाई हैं उनके ऊपर मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया है, जिससे कि ये इतनी आसानी से मूव ना करें। ये स्टेप हम जब इनकी पोजीशन सेट करेंगे तब हमारे लिए नेसेसरी होगी। और अभी जो पिस्टन है उसको कनेक्टिंग रोड के साथ अटैच करेंगे। तो अभी इंजन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका जो टाइमिंग चेन जिस साइड से निकलती है वो वाला सेक्शन इधर है। तो पिस्टन के अंदर जो डॉट बना हुआ है उसको हमें एग्जॉस्ट की तरफ रखना होता है। तो इस केस में जिस तरीके से इंजन रखा हुआ है, जो एग्जॉस्ट की साइड है वो इस साइड है, तो हम ये जो डॉट है इसको इधर रखेंगे, और इसको इस तरीके से रखते हुए ये जो बीच वाला सेक्शन है इसको कनेक्टिंग रोड के दोनों तरफ ले जा करके ऐसे रखना है। और अभी जो पिस्टन पिन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने से पहले जो पिस्टन पिन है उसको भी अच्छे से लुब्रिकेट करना है। ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, इनको कुछ इस तरीके से रखना है। और उसके बाद जो पिस्टन पिन है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं। इसको जो पिस्टन है उसके थ्रू इंस्टॉल करना है। और ये जो पिन है ये कनेक्टिंग रोड के बीच में जो होल बना हुआ है उसके अंदर से पास थ्रू करनी है, कुछ इस तरीके से। और अभी जो सर्कलिप है उसको लगाएंगे। तो सर्कलिप लगाने से पहले अभी क्योंकि हम ऊपर की साइड काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अंदर कुछ गिर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर एक कपड़ा लगाएंगे। कपड़ा एकदम क्लीन होना चाहिए, खराब कपड़ा काम में मत लीजिएगा। और अभी जो सर्कलिप है उसको इंस्टॉल करना है। तो सर्कलिप इंस्टॉल करने का तरीका वही सेम है जो मैंने इस साइड दिखाया था। तो मैं इसको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूं। तो अभी जो पिस्टन है उसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक बार जो डाउल्स हैं और जो गैस्केट है उसको हटा दिया था, तो इसको फिर से लगा रहा हूं। मैं जो पिस्टन है उसको पहले सिलेंडर में इंस्टॉल करने वाला था और उसके बाद इसको लगाने वाले थे, तो इसलिए गैस्केट लगाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर किसी के पास जो पिस्टन रिंग कंप्रेशर टूल होता है वो नहीं होगा, तो इसलिए जो नॉर्मल मेथड है वो भी शो किया जाए। तो अभी जो पिस्टन है उसको इंस्टॉल हमने कर ही दिया था, और इसकी जो रिंग्स की जो पोजीशन है वो भी मैंने एडजस्ट कर दी है। रिंग्स की पोजीशन एडजस्ट करने से मतलब ये होता है कि रिंग का जो ये गैप है, मतलब ये T1 रिंग है, तो इसका ये जो गैप है इसकी पोजीशन हम पिस्टन की जो 360 रोटेशन है उसमें कहाँ रखते हैं उस चीज से। तो जो पिस्टन रिंग्स है उनका जो गैप है उनको एक दूसरे के पैरेलल नहीं आने देना है, अदरवाइज कंप्रेशन लॉस, ऑयल बर्निंग का इश्यू या फिर और भी काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि
इंजन की रिलायबिलिटी को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने जो रिंग्स हैं उनके जो गैप्स हैं उनको एडजस्ट कर दिया है। तो ये पूरा 360 रोटेशन है, ये एग्जॉस्ट की साइड है। रिंग्स सारी इंस्टॉल करते टाइम उनके जो नाम थे वो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो जो टॉप 1 रिंग है उसका जो गैप है वो यहाँ पर आएगा, जो टॉप 2 रिंग है उसका जो गैप है वो यहाँ पर आएगा, मतलब टॉप 1 रिंग से जो एक नीचे वाली रिंग है उसका गैप। उसके बाद जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है जिसके बारे में मैंने बताया था कि M बनना चाहिए या W बनना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन रहता है। तो वो वाली रिंग है जिसका वो जो M या W है, मतलब उस रिंग का जो जॉइंट है वो यहाँ पर रखना है हमें इस वाले पोर्शन पे। और उसके बाद जो 2 रेल रिंग्स बच जाती हैं, जो ऑयल की जो एक्सपेंडर रिंग है उसके एक ऊपर और एक नीचे लगी हुई है, उनमें से कोई भी एक रिंग है उसको R1 मान लेते हैं, वो यहाँ पर रहेगी, और जो दूसरी रिंग है वो यहाँ पर रहेगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, टॉप 1 रिंग का गैप यहाँ पर रहेगा, टॉप 2 रिंग का गैप यहाँ पर रहेगा। ऑयल एक्सपेंडर रिंग जो है जिसके बारे में हमने M और W वाली बात की थी, उसका जो गैप है, जो जॉइंट है, वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है उसके ऊपर हमने जो 2 रिंग्स लगाई थी उनमें से एक का गैप यहाँ पर और जो दूसरी है उसका गैप यहाँ पर रहेगा। तो पिस्टन की जो रिंग्स हैं उनका गैप हमने एडजस्ट कर दिया है। अभी जो सिलेंडर है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सिलेंडर है उसके अंदर की जो वॉल है उसके अंदर हमें ऑयल अप्लाई करना है, एक पतली जो लेयर है ऑयल की वो क्रिएट करनी है। उसके बाद जो सिलेंडर है उसके अंदर जो ये बाहर निकला वो पोर्शन है ये अंदर की साइड यानी कि नीचे की साइड रहेगा, और जो ये वाला सेक्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा। साथ ही साथ जो टाइमिंग चेन के लिए जो स्लॉट बनाया हुआ है वो जो हमारे क्रैंकेस के अंदर टाइमिंग चेन का स्लॉट है उसके पैरेलल रखना है, और इसको ऐसे लगाएंगे, और जो पिस्टन है उसको इसके अंदर से हमें पुश करना है और जो सिलेंडर है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम जो सिलेंडर है उसको इंस्टॉल करेंगे, साथ ही साथ जो पिस्टन है, जो रिंग्स हैं उनको हाथ से कंप्रेस करके एक एक रिंग को अंदर की साइड पुश करते जाएंगे, और जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर हम इसको पूरा नीचे की साइड पुश कर देंगे, और जो सिलेंडर है वो इसकी जो डाउल्स हैं उनकी पोजीशन में आकर के लॉक हो जाएगा। इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि जो पिस्टन रिंग्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अभी जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। और साथ ही साथ ये जो टाइमिंग चेन की गाइड हमने लगाई है इसको भी जो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर से पास थ्रू करना है। तो सबसे पहले जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको पास कर दिया, और उसके बाद जो पिस्टन है उसको इंस्टॉल करेंगे सिलेंडर के अंदर। पिस्टन रिंग्स है उनको प्रेस करना है उनकी पोजीशन को चेंज ना करते हुए, और उसके बाद जो पिस्टन है उसको सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल कर देना है। और बस कुछ इसी तरीके से जो सिलेंडर है उसको पिस्टन के साथ जो इंजन है उसके साथ अटैच करना होता है। अभी जो ये एक्सेसिव ऑयल दिख रहा है इसको हम वाइप आउट कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है, जो 2 डाउल्स हैं उनको इनकी जो पोजीशन है उसके ऊपर लगाना है, और उसके बाद जो हेड गैस्केट है उसको लगाना है। अभी जो हेड गैस्केट है इसके अंदर एक साइड एक कट बना हुआ है, और ये सेम कट यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग चेन की दूसरी गाइड है वो लगती है। तो ये कट और ये कट मैच करने हैं, और जो डाउल्स हैं उनको उनकी पोजीशन पे अलाइन करके जो गैस्केट है उसको लगा देना है कुछ इस तरीके से। और अभी जो टाइमिंग चेन है उसको एक बार निकालेंगे, और इसकी जो दूसरी गाइड है उसको इंस्टॉल करना है। तो अभी इसको इंस्टॉल कुछ इस तरीके से करना है। ये जो पिन टाइप चीज है ये यहाँ पर जो कट बना हुआ है इस स्लॉट के अंदर लगेगी, और ये जो नीचे जो पोर्शन बना हुआ है ये नीचे क्रैंकेस के अंदर एक स्लॉट है वहां पर फिट होता है। और दूसरी चीज, जिस साइड ये सारी चीजें बनी हुई हैं, ये ब्लॉक बना हुआ है, ये पिन लगी हुई है, और ये जो सरफेस है ये भी थोड़ा अलग है, लेकिन दूसरी साइड ये सरफेस काफी स्मूथ है। तो जो साइड स्मूथ सरफेस है उस साइड को हमें जो टाइमिंग चेन है उसकी तरफ करना है। तो जो नीचे वाला स्लॉट है वो अपने आप फिट होता है, हमें बस ऊपर वाला जो स्लॉट है उसको फिट करना है कुछ इस तरीके से। और जो गाइड है दूसरी वाली वो भी लग चुकी है। और अभी जो सिलेंडर हेड है उसको इंस्टॉल करना है। तो एक बार टाइमिंग चेन है उसको मैं बाहर निकाल करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन सिलेंडर हेड को इंस्टॉल करने से पहले इसको प्रेप करना पड़ेगा। इसके अंदर वाल वगैरह हैं उनको इंस्टॉल करना है, सील्स को इंस्टॉल करना है, और जो रोकर आर्म्स वगैरह हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे वाल्स को इंस्टॉल करने से। तो जनरली जो मैंने लास्ट वाली जो 390 बिल्ड दिखाई थी उसके अंदर मैंने वाल कंप्रेसर टूल काम में लिया था, लेकिन ये टूल भी कुछ लोगों के पास नहीं होता है, तो उनके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, वो शो करता हूँ। उससे बिना टूल के भी आप जो वाल है उनको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो चारों जो वाल सील्स हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाल सील्स हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। तो ये 4 वाल सील्स हैं, इनको सबसे पहले अंदर की साइड से अच्छे से ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे, और उसके बाद इसके जो 4 वॉल्स के लिए जो होल्स हैं उनके ऊपर ये जो वाल सील्स हैं इनको इंस्टॉल करना है।
तो अभी इनको लुब्रिकेट कर लिया है, अभी इंस्टॉल करते हैं। तो अभी जो वाल की जो सील है उसके अंदर जो ज्यादा डायमीटर वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड रहेगा और जो कम डायमीटर वाला होल है वो ऊपर की साइड रहेगा। और कुछ इस तरीके से इनको जो ये जो कैप टाइप बनी हुई है, जो वाल की गाइड जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर इंस्टॉल करना है। ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, इनको सिर्फ हाथ से ही प्लेस करना है। प्लायर या कोई टूल लगाने की गलती ना करें। कुछ इस तरीके से वाल सील्स हैं वो लग जाएंगी और सेम इस साइड करना है। ऑलराइट, तो अभी जो सिलेंडर हेड है उसको दूसरी साइड टर्न करते हैं। ऑलमोस्ट सारी बाइक्स में ही जो एग्जॉस्ट के जो वाल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो इनटेक के वाल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो 2 एग्जॉस्ट के वाल्स हैं और 2 इनटेक के वाल्स हैं। इनकी जो लैपिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर ली है। अगर आपको जो वाल ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं, वाल लैपिंग जिसको बोलते हैं, उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके ऊपर मैं जब किसी और बाइक का इंजन रिबिल्ड करूंगा तब जो वाल लैपिंग है उसकी वीडियो बना दूंगा डिटेल में। अभी के लिए जो लैपिंग का काम है मैंने कर लिया है। अब क्योंकि हर वाल हर सीट के लिए स्पेसिफिकली लैप होता है तो इसलिए 4 वाल या 4 से ज्यादा वाल्स का जो सेटअप होता है उसके अंदर जो वाल्स हैं उनके ऊपर डेंट लगा करके, एक छोटा सा मार्क लगा करके उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो की जाती है। तो मैं चारों वाल्स हैं उनको प्लेस कर देता हूं और उसके बाद दूसरी साइड जो बाकी का जो स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे। और वाल्स को भी इंस्टॉल करते टाइम इनकी जो स्टेम है इसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है और उसके बाद जो होल है उसके थ्रू इनको पास कर देना है। और बस इसी तरीके से जो बाकी के वाल्स हैं उनको भी लगाना है। एग्जॉस्ट की साइड जो एग्जॉस्ट के वाल्स हैं उनको लगाना है और इनटेक की साइड जो इनटेक के वाल्स हैं उनको लगाना है। और अभी जो हेड है इसको टर्न कर लेते हैं फिर से। तो वाल की जो स्प्रिंग होती है उसको दोनों साइड से होल्ड करने के लिए और उसको उसकी जगह पर रखने के लिए ये 2 टाइप की क्लिप या जो भी आप बोलना चाहें इसको, ये चीज है। तो इसमें जिसके अंदर एक कोन जैसी शेप बनी हुई है वो ऊपर की साइड लगेगी और जो ये फ्लैट है जिसके अंदर एक छोटा सा वॉशर टाइप सेक्शन ऊपर की साइड उठा हुआ है ये पहले लगेगी। और इसमें जो ये वॉशर टाइप सेक्शन उठा हुआ है ये ऊपर की साइड रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे और ऐसे 3 और हैं जो कि बाकी के जो वाल्स के सेक्शंस हैं उनके अंदर लग जाएंगे और ये चारों सेम ही होते हैं। उसके बाद जो वाल की स्प्रिंग्स हैं उनको लगाना है, लेकिन क्लच स्प्रिंग्स की तरह इनको किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो जैसा कि आप जो स्प्रिंग है ये वाली इसके अंदर देख सकते हैं कि एक साइड इसमें कलर लगा रखा है और बाकी की जो स्प्रिंग है वो नॉर्मल है। तो जो कलर वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी, लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से कलर है ये गायब हो गया है या आप वाली स्प्रिंग है उसमें नहीं दिख रहा है तो आप एक तरीका और है जिससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ये है कि जो स्प्रिंग का जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में गैप ज्यादा है और वो नीचे आते आते वो गैप है वो बिल्कुल कम हो रहा है, तो जिस साइड गैप ज्यादा है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और जिस साइड गैप कम है वो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। और चारों स्प्रिंग्स हैं वो भी सेम आती हैं, बस इनकी जो डायरेक्शन है वो याद रखनी है और इनको लगाना है। उसके बाद ये कैप्स हैं इनको लगाना है। तो इनका जो कोन वाला सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा और जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा। तो ऐसे ही इनको प्लेस करना है चारों को। और अब बारी आती है जो वाल को लॉक करने के लिए जो कोटर्स लगती हैं उनको लगाने की। तो हर वाल में 2 कोटर्स लगेंगी। तो ये 8 कोटर्स हैं जो कि 4 वाल्स हैं उनके अंदर लग जाएंगी। और इनको लगाने का जो तरीका वो बहुत ही सिंपल है। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक कट बना हुआ है बीच में। ये जो कट वाला पोर्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा और जो कट के बाद जो प्लेन पोर्शन है वो ज्यादा है वो नीचे की साइड रहेगा। तो एक ऐसे लगती है और दूसरी इसके पैरेलल लग जाती है। जब लगाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। और होता क्या है कि इनके अंदर जो एक कट बना हुआ है ये एक्चुअल में कट नहीं है, ये एक उभरा हुआ पोर्शन है जो कि वाल के अंदर कट बना होता है उसके अंदर जाकर के फंस जाता है। और जो वो प्लेट्स हैं उनकी हेल्प से जो वाल की स्प्रिंग्स हैं उनको और वाल्स को होल्ड करके रखती हैं ये वाली जो कोटर्स हैं वो। तो इनको इंस्टॉल करते हैं 1 बाय 1। और वो जो इजी मेथड है बिना वाल का जो पुलर आता है उसके, वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जिस वाल की कोटर है उसको इंस्टॉल करना है, उस वाल को आइडेंटिफाई करना है। अभी मैं ये वाला जो वाल है इसकी जो कोटर है उसको लगाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं ये जो वाल है इसके ऊपर एक सॉकेट रखूंगा जो कि इस वाल को कवर कर ले और उसके बाद इस सॉकेट को मैं ग्राउंड के ऊपर टच कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो जो सॉकेट है वो वाल के ऊपर लगा हुआ है और उसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट जो फ्लोर है उससे है। तो अभी मैं जो वाल है उसको पुश करता हूं तो जो वाल है वो अंदर की साइड या नीचे की साइड पुश नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा वाल जो कांटेक्ट में नहीं है उसको अगर मैं पुश करता हूं तो देखिए नीचे चला गया। और जो स्प्रिंग्स वगैरह है वो मैंने एक बार निकाल दी हैं क्योंकि मुझे आपको ये तरीका है ये बताना है। उसके बाद जिस वाल को इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी मैं स्प्रिंग्स वगैरह लगा लेता हूं।
और अभी दो ये जो कोटर्स हैं ये मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से ये जो कैप है इसके अंदर इंस्टॉल करनी है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये जो कैप है इसको दोनों थंब्स हैं, अंगूठे हैं, उनकी हेल्प से होल्ड करना है और फिर अंदर की साइड पुश करना है। और साथ ही साथ ये जो दोनों कोटर्स हैं इनको भी पुश करना है, लेकिन जो वाल है उसके ऊपर हमें फोर्स नहीं लगाना है। जो साइड में कैप है और जो कोटर्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही फोर्स लगाना है। और अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो आप जो कोटर्स हैं उनको इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो चांसेस हैं कि एक कोटर वो इंस्टॉल हो जाएगी और जो दूसरी कोटर है वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी कि ये आधी तो इंस्टॉल हो जाएगी पर आधी नहीं होगी। उस केस में आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसको जिस साइड से जो कोटर है जो कि आधी इंस्टॉल हो रखी है उसके ऊपर जो फ्लैट हेड है उसको लगाना है। लेकिन मेक श्योर कि ये जो वाल है उसको टच ना करे, सिर्फ कोटर और जो कैप है उसको ही टच करे। और उसके बाद थोड़ा सा इसको पुश करना है। तो एक छोटी सी ट्रिक, थोड़ा सा फोर्स और थोड़ा सा पेशेंस अगर यूज करें तो बिना टूल के भी आप जो वाल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक हमने कर लिया, अब बाकी के 3 करने हैं तो उनको मैं जल्दी से कर लेता हूं और फिर जो आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। तो वाल से वो इंस्टॉल कर लिए हैं, अभी जो रोकर है उसको लगाना है। तो हमारे पास 2 रोकर्स हैं। तो जो साइड फ्लैट है वो नीचे की साइड रहेगी, जिस साइड नट लगे हुए हैं वो ऊपर की साइड रहेगी। कि इनको 1 बाय 1 लगा करके देख लेते हैं। तो अगर इस साइड लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो वाल्स हैं उनके ऊपर फिट हो रहे हैं। लेकिन अगर सेम रोकर को मैं इस साइड लगाता हूं तो ये कहीं और ही जा रहा है। तो मतलब ये वाला जो रोकर है ये इस साइड का है और ये वाला जो रोकर है ये इस साइड का। और अभी इनको यहीं पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक होल है और जो रोकर है उसके अंदर भी एक होल है जो कि इनको यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। और ये जो शाफ्ट्स हैं, ये जो होल्स हैं, इनके अंदर से पास थ्रू होंगी। और ये जो शाफ्ट हैं इनके अंदर एक साइड नॉर्मल है और एक साइड 2 कट लगे हुए हैं। तो जो कट लगे हुए हैं वो साइड हमें बाहर की तरफ रखनी है और इनको इंस्टॉल करने से पहले इंजन ऑयल की हेल्प से लुब्रिकेट कर लेना है। तो अभी जो हेड है उसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जो रोकर्स के होल हैं वो जो सिलेंडर हेड के अंदर होल्स हैं उनके साथ मैच करने हैं अलाइन करके। और उसके बाद जो ये शाफ्ट है इसको इंस्टॉल कर देना है। और सेम प्रोसेस दूसरी शाफ्ट के लिए है। और ये जो कट है इसके अंदर जो एम्प्टी सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा और जो फिल्ड सेक्शन है वो ऊपर की साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्लैंप लगेगा जो कि ये जो कट लगा हुआ है इस वाले सेक्शन के अंदर इंस्टॉल होगा। तो अभी रोकर लगा दिए, उनकी शाफ्ट लगा दी, अभी जो कैम शाफ्ट है उसको लगाना है। तो ये रही हमारी कैम शाफ्ट। इसका ये जो बेरिंग है इसको लुब्रिकेट करना है। यहाँ पर एक ओरिंग लगती है, अगर वो डैमेज हो गई है तो उसको चेंज कर दें, उसको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लें। और इसके जो ये लोब्स हैं दोनों, इनको भी लुब्रिकेट करना है। और अभी इसको इसके लिए जो स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर इंसर्ट करना है। अगर ये इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम कर रही है तो इसको आप रोटेट कर लें, उसके बाद ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इसको हल्का सा पुश करना है और जो कैम शाफ्ट है वो इंस्टॉल हो गई। अभी लास्ट में इसकी जो ये प्लेट है ये लगानी है। ये प्लेट जो शाफ्ट है रोकर की उनको और जो कैम शाफ्ट है उसको, दोनों को होल्ड करके रखती है। और इसके अंदर ये जो 2 मेटल के क्लैंप बने हुए हैं, ये जो रोकर आर्म वाली जो शाफ्ट है उसके जो कट वाला सेक्शन है वहां पर जाकर के फंस जाएंगे। और यहाँ पर 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, हमें उनको लगाना है। तो इनको इंस्टॉल करना है। इनमें कोई थ्रेड लॉकर वगैरह नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इनको हाथ से टाइट कर लेंगे और उसके बाद मीडियम स्ट्रेंथ के ऊपर टाइट करना है। तो बस अभी जो हेड है उसको इंस्टॉल करना है। तो ये जो 2 डाउल्स हैं इनके जो होल्स हैं वो हेड के अंदर जो डाउल्स के लिए होल्स बने हैं उनके साथ मैच करने हैं। जो टाइमिंग चेन की जो गाइड्स हैं उनको जो टाइमिंग चेन के लिए सेक्शन बना है उसके अंदर से पास थ्रू करना है। और अगर आपने टाइमिंग चेन को बाहर निकाल रखा है तो अभी जो टाइमिंग चेन है उसको भी यहाँ से पास आउट करना है, अदरवाइज बाद में आप नहीं कर पाएंगे। और बस जो हेड है उसको प्लेस करना है। अभी मैं जो टाइमिंग चेन है उसको निकाल लेता हूँ। तो अभी सबसे पहले ये 4 कॉपर वॉशर्स हैं, इनको लगाना है। और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। तो ये जो 4 होल्स हैं इनके ऊपर इनको रखना है। और उसके बाद ये 4 बोल्ट्स हैं, इनको इंस्टॉल करेंगे। तो इनके जो थ्रेड्स हैं चारों, उनको इंजन ऑयल से डिप करना है। और इनके जो हेड वाला सेक्शन है बोल्ट्स के, उनको भी इंजन ऑयल से लुब्रिकेट करना है। और उसके बाद इनको 1 बाय 1 इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद ये 2 बोल्ट्स हैं, इनके भी जो थ्रेड्स हैं उनको लुब्रिकेट करना है। और ये एक बोल्ट ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये मैंने चेंज किया है। तो अभी इनको यहाँ पर इंस्टॉल करना है।
तो अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में सबसे पहले हल्के हाथ से टाइट करते हैं और उसके बाद मीडियम स्ट्रेंथ के ऊपर टाइट करेंगे। तो अभी इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में मीडियम स्ट्रेंथ पर टाइट करना है। मीडियम स्ट्रेंथ तब लगाएं जब आप 1/2 इंच का जो सॉकेट सेट है वो यूज कर रहे हो। अगर आप मेरी तरह 1/4 इंच का सॉकेट सेट यूज करने वाले हैं तो उसकी फुल स्ट्रेंथ लगेगी। और फुल स्ट्रेंथ का मतलब जी जान तक का जोर लगाना नहीं होता है। तो ये पहला, उसके बाद इसको करेंगे उतना ही जितना इसको किया था। उसके बाद जो थर्ड है उसको करेंगे उतना ही जितना इन दोनों को किया था, और उसके बाद लास्ट वाले को भी उतना ही करना है। और अभी सेम प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करेंगे एंड दैट्स इट। तो अभी ये जो दोनों बोल्ट्स हैं इनको टाइट करना है और इनको 1/4 इंच के सॉकेट सेट से मीडियम स्ट्रेंथ पे टाइट करना है। तो अभी हमें सिलेंडर हेड की जो टाइमिंग है उसको मैच करना है। तो उसके लिए ये जो मैग्नेट का बोल्ट हमने टाइट किया है 17 मिलीमीटर का, इसको एक रेंच की हेल्प से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इंजन है उसको टॉप डेड सेंटर पे लेके आना है, जो कि हम यहां से देखेंगे। और जो फ्लाई व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हमें इस पोजीशन पर लेके आना है। ये जो RH कवर है इसमें एक मार्किंग बनी हुई है जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। उसके जस्ट सामने जो फ्लाई व्हील है उसके ऊपर एक कट लगा हुआ है, उसको लेके आना है। और यही हमारी पिस्टन है, उसकी टॉप डेड सेंटर की जो टाइमिंग है उसका मार्क है। तो अभी जो टाइमिंग है वो तो टॉप डेड सेंटर पे आ गई, बस हमें ये अश्योर करना है कि ये यहीं पर रहे। जब हम ऊपर काम करेंगे टाइमिंग मैच करने का तो उस टाइम इसको हम डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल टाइम्स चेक करते रहेंगे कि जो टाइमिंग है वो टॉप डेड सेंटर पर ही है ना। तो अभी जो टाइमिंग मैचिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें जो टाइमिंग चेन है उसको ये जो टाइमिंग गियर है इसके जो ये गियर्स हैं इनके ऊपर लगा करके इस गियर को जो कैम शाफ्ट है उसके अंदर इंस्टॉल करना है। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर 2 स्लॉट्स बने हुए हैं। इन दोनों स्लॉट्स को जो कैम शाफ्ट है इसके अंदर ये 2 डाउल्स लगी हुई हैं जो कि रिमूवेबल हैं, लेकिन मेरे केस में ये पहले से लगी हुई हैं। अगर आपके केस में नहीं लगी हुई हैं तो आप इन दोनों को लगा देना। इन डाउल्स को इस गियर के इन स्लॉट्स के साथ मैच करना है। और ये जो एरो है इस गियर के ऊपर, इसको यहाँ पर ये जो 2 उभरे हुए सेक्शन है इनके बीच में जो कट बना हुआ है इसके साथ मैच करना है टाइमिंग चेन को लगा करके, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये काम कर रहे हैं उससे पहले हमने जो टॉप डेड सेंटर है वो फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले जो टॉप डेड सेंटर है उसको फाइंड करना है, उसके जो मार्किंग्स हैं उनको मैच करना है। और उसके बाद जो टाइमिंग चेन है उसको इस गियर के अंदर लगाना है। कैम शाफ्ट के अंदर लगा करके देखेंगे कि इसके जो स्लॉट्स हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जब नहीं होंगे तब इसको थोड़ा नीचे करेंगे गियर को, और जो टाइमिंग चेन है उसके जो टीथ्स हैं उनको और चेंज करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि ये मैच ना हो जाए। और जैसे ही टाइमिंग मैच हो जाएगी तो उसके बाद हमें जो डीकम्प्रेशन की जो पिन है इसको लगाना है। तो इसका जो ये लंबा वाला पोर्शन है ये अंदर की साइड लगेगा और ये जो छोटा वाला पोर्शन है ये बाहर की साइड रहेगा। और इस पिन को लगाने के लिए जो कैमशाफ्ट है उसके अंदर एक होल बना हुआ है। तो इस पिन को हमें जो होल है उसके अंदर इंसर्ट करना है। और इस पिन को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो गियर है उसको थोड़ा सा बाहर की साइड निकालना है और उसके बाद ये जो पिन है इसको इंस्टॉल कर देना है। और फिर जो गियर है उसको फिर से पोजीशन करना है, फिर से जो टाइमिंग है उसको चेक कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो ये छोटा वाला पोर्शन है इसको जो गियर के अंदर ये जो डीकम्प्रेशन की जो स्प्रिंग वाली जो डिवाइस लगी हुई है इसके अंदर लॉक करना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। और जब इसका इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन दोनों कंप्लीट हो जाएं और टाइमिंग भी सही हो तो हमें ये जो बोल्ट है इसको लगाना है। तो इसको एक बार मैं हैंड टाइट कर देता हूं और इसको थोड़ा सा और टाइट कर देता हूं। और इसको हल्का सा टाइट करने के बाद जो इंजन है उसको 1 या 2 रोटेशन हम रोटेट करेंगे और देखेंगे कि सारी चीजें वो फ्रीली मूव कर रही हैं या फिर कोई इश्यू है। अगर इश्यू है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे।
और जब हम रोटेट करके इसको चेक करने वाले हैं तो उस टाइम यहाँ पर आगे मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो टाइमिंग चेन की गाइड लगी हुई है जिसके ऊपर जो टाइमिंग चेन का टेंशनर है वो लगेगा, वहां पर अपनी एक फिंगर है उसको इंसर्ट करके हल्का सा पुश कर देना है, जिससे कि जो टाइमिंग चेन है उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन आ जाए। और उसके बाद ये सारी जो इंस्पेक्शन करनी है इंजन को रोटेट करके इसको हमें करना है। तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूं। तो इसको मैंने रोटेट करके चेक कर लिया है और इसको फिर से जो टॉप डेड सेंटर है वहां पर मैं लेके आ चुका हूं। तो अभी मैं आपको सारी चीजें करीब से दिखा देता हूं। जो टॉप डेड सेंटर है वो आपने पहले देख लिया था, अभी भी ये उसी सिचुएशन में है। अभी जो टाइमिंग चेन की और जो टाइमिंग गियर की जो टाइमिंग है उसको मैं थोड़ा आपको क्लोजली दिखा देता हूं। तो ये टाइमिंग गियर है, इसके ऊपर ये मार्क है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये मार्क है ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो कट लगा हुआ है इसके बीच में जो ये स्लॉट है इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो इस तरीके से टाइमिंग होनी चाहिए। और एक बार फिर से दिखा देता हूं, जो टॉप डेड सेंटर है वो भी बिल्कुल जो मार्क है उसके जस्ट सामने है, और उसी केस में जो टाइमिंग है वो भी एकदम परफेक्टली मैच कर रही है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव करते हैं, और वो है ये जो बोल्ट है इसको हमें टाइट करना है। तो ये जो बोल्ट है इसको टाइट करने के लिए हम जो मैग्नेट वाला बोल्ट है उसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो बोल्ट है इसके अंदर जो सॉकेट है उसको लगा लेना है, और उसके बाद ये वाला जो बोल्ट है इसको टाइट करने का जो सॉकेट है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जो नीचे वाला उसको होल्ड करके इसको टाइट करेंगे। और इसको मीडियम से स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होती है उसके लगभग कहीं ना कहीं बीच में टाइट करना है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जो चेन टेंशनर है उसको इंस्टॉल करने का। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सिंपल है, इसमें जो ये पोर्शन बना हुआ है सेम ऐसा ही फ्लैट पोर्शन यहाँ पर है जो सिलेंडर है उसके अंदर, और इसको मैच कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जो ये टेंशनिंग शाफ्ट है इसको थोड़ा पीछे की साइड करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसको इसका जो होल है उसके अंदर इंस्टॉल करके इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और जैसे ही आप इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो जो शाफ्ट है वो अंदर की साइड जाने लग जाएगी, और जब ये पूरी अंदर की साइड चली जाए तब आपको जो स्क्रू ड्राइवर है उसको बहुत ही हल्के हाथ से निकालना है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगा करके निकालेंगे तो ये फिर से आगे चली जाएगी। और जब ये ऐसा हो जाए तब इसका जो गैस्केट है मेटल वाला उसको लगाना है, और वो भी एक ही साइड लगेगा, जिस साइड ये पोर्शन बना हुआ है उस साइड मैच करके। और उसके बाद इसको एज इट इज इसका जो होल है वहां पर ले जा करके इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करते टाइम ये जो क्लैंप है ये क्लच की जो केबल आती है उसको होल्ड करता है, उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है। और फिर इसके जो 5 mm के 2 एलन के बोल्ट्स हैं उनको इनके जो कॉपर के वॉशर्स हैं उनके साथ इंस्टॉल करना है। और वैसे तो यहाँ पर ये जो वॉशर्स हैं ये नहीं आते हैं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब इंजन रीबिल्ड कराया था तो उन्होंने लगा दिए और ध्यान मैंने दिया नहीं। और अभी ये कॉपर वॉशर्स हैं तो ये क्रश हो गए हैं, और इनके लगे रहने से कोई नुकसान तो होता नहीं है, तो मैं इनको एज इट इज ही लगा रहा हूँ। और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसको इंस्टॉल करते टाइम बहुत ही प्यार से इसको इंस्टॉल करें, अदरवाइज इसके ऊपर थोड़ा सा भी शॉक लगेगा तो ये होगा, ये फिर से रिलीज हो जाएगा। और हमें जब तक हम बोल्ट्स हैं उनको टाइट ना कर दें उससे पहले इसको रिलीज नहीं होने देना है। तो बस यही है प्रोसेस। अभी मैं इसको इंस्टॉल करके और दिखा देता हूं आपको। और इंस्टॉल करने के बाद जो चेन टेंशनर है उसको टैप करके भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो स्क्रू ड्राइवर है उसको इंसर्ट करके इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा, और उसके बाद जो टेंशनर है वो ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग चेन है उसको टेंशन कर देगा। और फिर ये जो कैप है रबर की इसको इंस्टॉल करना है यहां पर, एंड दैट्स इट। और टेंशनर लगाने के बाद एक बार फिर से जो इंजन है उसको रोटेट करके चेक करेंगे कि जो टेंशनर है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रोटेट करके चेक कर लिया। अभी इंजन को फिर से टॉप डेड सेंटर पे ले आए हैं, यहाँ पर भी चेक कर लिया है कि इंजन टॉप डेड सेंटर पे है, और यहाँ पर भी चेक कर लिया है कि जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अभी जो वाल्व क्लियरेंसेस हैं, जो टैपेड क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, उसको चेक करने वाले हैं। तो XPHP के एक आर्टिकल में जो R15 की जो वाल्व क्लियरेंसेस हैं वो इनटेक के लिए 0.10 से 0.14 mm बताई हैं, और एग्जॉस्ट के लिए 0.20 से 0.24 mm बताई हैं। अब ये कितनी सही है और कितनी गलत है ये एक आर्ग्यूएबल टॉपिक है,
लेकिन अभी के लिए मैं इन्हीं के ऊपर एडजस्ट कर रहा हूं और मैं पहले भी इन्हीं स्पेक्स के ऊपर एडजस्ट करते आया हूं और अभी तक तो कोई इश्यू हुआ नहीं है। इनटेक के लिए मैं 0.13 mm का जो फिलर गेज है वो यूज करने वाला हूं और एग्जॉस्ट के लिए 0.23 mm का जो फिलर गेज है वो यूज करने वाला हूं। और मेजरमेंट का तरीका बहुत सिंपल है। जो रोकर है उसके ऊपर एक बोल्ट लगा हुआ है और उस बोल्ट को लॉक करने के लिए एक नट लगा हुआ है और ये बोल्ट और नट नीचे जाकर के एक फ्लैट बोल्ट के जैसा सरफेस बना लेते हैं जो कि वाल्स हैं उनको पुश करता है। और इनके बीच में आइडल जब ये रहते हैं, मतलब जब चारों वाल्स क्लोज रखने होते हैं, उस सिचुएशन में इनके बीच में इतना गैप होना चाहिए कि जब इंजन है वो गर्म हो जाए उसके बाद में और जब इंजन ठंडा हो तब भी जो गैप है वो मेंटेन रहे, ताकि जो वाल्स हैं वो जब हम ना चाहें उस टाइम पे खुले ना, वो बंद ही रहे जब हमें उन्हें बंद रखना होता है। और चेक करने का तरीका सिंपल है। जो फिलर गेज है रिकमेंडेड स्पेक का, उसको जो वाल की कैप है उसके और जो रोकर का जो बोल्ट का नीचे वाला पोर्शन है उसके बीच में इंसर्ट करना है और चेक करना है कि ये कितने ड्रैग के साथ इंसर्ट हो रहा है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 0.10 mm की जो शीट है वो ले रखी है। 13 mm की तो बिल्कुल भी इंसर्ट नहीं हो रही थी और जो 10 mm है वो भी इंसर्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जो वाल क्लियरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हैं। तो सबसे पहले ये जो 8 mm का नेट है इसको लूज करेंगे और इसको लूज करने के बाद ये जो बोल्ट है इसको भी लूज करेंगे और जब इसको लूज कर लें तो उसके बाद जो रिकमेंडेड स्पेक की जो फिलर गेज की शीट है उसको इंसर्ट करना है और उसके बाद जो ये बोल्ट है इसको टाइट करेंगे जितना हाथ से कर सकें उतना ही। और उसके बाद जो शीट है उसको बैक एंड फोर्थ मूव करके देखेंगे कि कितना ड्रैग है। और ये ड्रैग का कुछ ऐसा रूल है कि ये बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो फिलर गेज की शीट है उसको मूव करने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट लगाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो ये जो बोल्ट है इसको थोड़ा लूज कर दें और उसके बाद चेक करें। तो अभी जो फ्रिक्शन है वो सही है, तो ये जो बोल्ट है इसको मैं यहीं पर रखूंगा और ये जो नट है इसको टाइट कर दूंगा। और ये जो नट है इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, इसको नॉर्मल स्ट्रेंथ से टाइट करना है, मीडियम से जो लो स्ट्रेंथ है उस रेंज में। और अभी जो फिलर गेज की शीट है उसको मूव करके देखते हैं। तो अभी जो शीट है वो मॉडरेट ड्रैग के साथ मूव हो रही है और हमें यही चाहिए था। ये वाला वाल सेट किया है, वैसे ही बाकी के जो वाल्स हैं उनको उनकी जो क्लियरेंस की जो रेंज है तो उस रेंज के बीच में मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूं और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अभी जो वाल्स हैं उनको मैंने एडजस्ट कर दिया है और आप वाल्स को एडजस्ट करने के बाद इंजन को एक टर्न और रोटेट करें और उसके बाद इनके जो गैप्स हैं उनको फिर से चेक करें। अगर सब कुछ सही रहे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है सिलेंडर हेड का जो कवर है उसको इंस्टॉल करना। और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसकी एक रबर की ओरिंग आती है, गैस्केट का काम करती है वो, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए जो स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर इसको इंस्टॉल करना है और लगाने से पहले इसको भी इंजन ऑयल से लुब्रिकेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसके जो कट्स हैं इनको जो सिलेंडर हेड के जो कट्स हैं उनके साथ अलाइन करके प्लेस कर देना है और फिर इसके जो बोल्ट्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। तो 4 बोल्ट्स हैं वो चारों कॉर्नर्स पर लग जाएंगे और जो 5th बोल्ट है वो बोल्ट तो सेम ही है जो कि बीच में लगेगा, लेकिन उसके साथ एक कॉपर वॉशर लगेगा क्योंकि जो बीच वाला बोल्ट है उसके जो थ्रेड्स हैं उनके नीचे से जो ऑयल लाइंस हैं वो आ रही हैं सिलेंडर हेड के अंदर। तो सबसे पहले कॉपर वॉशर वाला जो बोल्ट है वही लगा लेता हूं मैं और उसके बाद जो बाकी के बोल्ट्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इन बोल्ट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करना है और उसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही मीडियम स्ट्रेंथ के साथ इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और अभी ऊपर की साइड काम चल ही रहा है तो जो सेंसर्स लगेंगे और स्पार्क प्लग लगेगा उनको भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसको लगाना है। तो जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसको इसका जो क्रश वॉशर है उसके साथ लगाना है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको कैसे भी लगा सकते हैं। इसको जस्ट लगाना है और एक ओपन स्पैनर की हेल्प से हल्का सा टाइट कर देना है। अभी नेक्स्ट जो स्पार्क प्लग है उसको इंस्टॉल करना है। एक बार जो पुराना स्पार्क प्लग है उसी को इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाद में नया स्पार्क प्लग है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो इसको इसके थ्रेड्स के साथ मैच करना है और जस्ट सिंपली इंस्टॉल करना है। और फिर इसका जो टूल है वो आप टूल किट वाला भी काम में ले सकते हैं जो बाइक के साथ आता है वो, या फिर जैसे मैं एक डीप सॉकेट यूज कर रहा हूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्पार्क प्लग है उसको हाथ से जितना टाइट हो सके उतना टाइट करना है
और उसके बाद एक टर्न का जो 8th पोर्शन होता है उतना इसको टाइट करना है। दैट्स इट। और अभी बारी है जो यहाँ पर एक ऑयल इंस्पेक्शन का होल है जिसको हम बाद में काम में लेंगे, जब इंजन को पहली बार स्टार्ट करेंगे उस टाइम बताऊंगा। उसके ऊपर एक बोल्ट लगता है और उसके साथ एक क्रश वॉशर लगता है, तो बोल्ट को वॉशर के साथ इंस्टॉल करना है और इसको लो से मीडियम स्ट्रेंथ के बीच में टाइट करना है। और लास्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर जो आता है उसको लगाना है। और इसके साथ एक वॉशर आता है, लेकिन वो ऑक्सीजन सेंसर है उसके अंदर ही लगा हुआ है, मतलब ये हम निकाल नहीं सकते आसानी से। तो इस वॉशर के साथ में जो सेंसर है उसको प्लेस करना है और उसके बाद इसको टाइट करना है। और हैंड टाइट हो जाने के बाद एक ओपन स्पैनर की हेल्प से इसको थोड़ा सा और टाइट कर देना है, एंड दैट्स इट। तो अभी सबसे लास्ट चीज बचती है, वो है वाटर पंप की असेंबली। और मैंने इसको भी डिसअसेंबल कर रखा है, तो पहले इसको असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद जो बाइक है उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जो बैरिंग है उसको इंस्टॉल करना है। तो बैरिंग में हमेशा जिस साइड नंबर्स वगैरह मेंशन होते हैं बैरिंग के, वो ऊपर की साइड रखना चाहिए और इसको एज इट इज यहाँ पर प्लेस करना है। और फिर जितना बिना कोई फोर्स लगाए इंसर्ट कर सकते हैं उतना इंसर्ट कर दिया। अभी इसका जो आउटर डायमीटर है उसकी साइज का एक सॉकेट लेना है और प्लास्टिक हैमर की हेल्प से इसको ड्राइव करना है। और जैसे ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी जो साउंड है इंस्टॉल करने की वो थोड़ी गहरी हो जाएगी और उस टाइम पे हमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करना है। और उसके लिए जो हमें असेंबली है वाटर पंप की उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो मैंने जो इंजन रिबिल्ड किया है उसमें मैंने सबसे एक्सपेंसिव चीज जो लगाई है वो है सिलेंडर किट, जो कि लगभग 5800 रुपीज का पड़ा है मुझे। और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव चीज जो मैं इस बाइक में लगा रहा हूँ मेरे केस में, वो ये वाटर पंप की ऑयल सील है। ये 649 रुपीज की सील है जो कि कुछ इस तरह दिखती है। तो इसमें जो ये येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये नीचे की साइड रहेगा और जो ये पूरा प्योर ब्लैक वाला पोर्शन है ये ऊपर की साइड रहेगा। सबसे पहले तो इसका जो आउटर सरफेस है उसका थोड़ा सा इंजन ऑयल की हेल्प से लुब्रिकेट करेंगे और फिर इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर एज इट इज इंस्टॉल कर देंगे। और जितना बिना कोई एक्स्ट्रा टूल लगाए इंस्टॉल कर सकते हैं उतना करेंगे। और फिर उसके बाद आप चाहें तो पुराने वाली जो ऑयल सील है उसकी हेल्प से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसका जो आउटर डायमीटर है उसकी साइज का एक सॉकेट लेकर के उसकी हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही जो ऑयल सील है वो इस सरफेस से थोड़ी सी नीचे चली जाए, ये जो कॉर्नर बना हुआ है इसके जस्ट नीचे, तब हमें रुक जाना है क्योंकि ऑयल सील है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है। और अभी जो प्रोपेलर है वाटर पंप का उसको इंस्टॉल करना है। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हल्का सा लुब्रिकेट करना है और उसके बाद ये जो ऑयल सील है इसके अंदर से इसको पास थ्रू करना है। ऑयल सील अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो उसके अंदर ग्रीस बीच वाले सेक्शन में ऑलरेडी आता है, ताकि ऑयल सील है वो जब प्रोपेलर लगाएं तो डैमेज ना हो। तो इसको होल्ड करके धीरे से पुश करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इसको पूरा अंदर की साइड पुश कर देना है। उसके बाद एक मेटल का गैस्केट है जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसको प्लेस करना है इस वाले सेक्शन पे। तो इसके जो कट्स हैं उनको मैच करके इसको रखना है और ये एक ही तरीके से प्लेस होगा। और उसके बाद ये जो कवर है इसको लगाना है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और फिर इसमें 4 होल्स हैं, उनके अंदर हमें बोल्ट्स लगाने हैं। एक होल जो है उसमें बोल्ट तब लगेगा जब ये इंजन में फिट होगा, और बाकी के जो 2 होल्स हैं वो तो सेपरेट दे ही रखे हैं इंजन में फिट करने के लिए, बोल्ट्स लगाने के लिए। तो ये 4 बोल्ट्स हैं, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो पहले इनको हाथ से टाइट करना है और उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में मीडियम स्ट्रेंथ के ऊपर टाइट करना है। और अभी एक पेपर का गैस्केट लगाना है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखनी है कि ये जो होल्स हैं ये मैच हो जाएं और ये जो कट वाला पोर्शन है ये यहां पर रहे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो कैप है इसके 2 बोल्ट के जो होल्स हैं उनको इन होल्स के साथ अलाइन करना है। और ये जो कटआउट है इसको यहाँ पर ये जो गैस्केट के अंदर कटआउट है इसके साथ मैच करना है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये एक और प्लेट लगानी है जिसमें ये जो खड्डे वाला सेक्शन है ये अंदर की साइड रहेगा और ये जो सेम सेक्शन उभरा हुआ है जिस साइड से वो साइड बाहर की साइड रहेगी, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो 2 बोल्ट्स हैं 8 मिलीमीटर के, इनको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने से पहले इनके ऊपर लॉकटाइट लगाना है। और उसके बाद इनको मीडियम स्ट्रेंथ के ऊपर टाइट करना है।
उसके बाद ये दो ओरिंग्स हैं, इनको लगाना है। इनको इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें। एक जो ओरिंग है वो यहाँ पे लगेगी और जो दूसरी वाली ओरिंग है वो यहाँ पर लगेगी। और अभी जो वाटर पंप असेंबली है उसको हम इंजन में इंस्टॉल करेंगे। तो वाटर पंप को इंस्टॉल करने के लिए इसका जो प्रोपेलर है उसकी जो शाफ्ट है वो एक माइनस टाइप डिजाइन में है, और जो टाइमिंग गियर को टाइट करने वाला बोल्ट है उसके अंदर भी ऐसा एक स्लॉट बना हुआ है। तो ये जो माइनस है इसको हम सबसे पहले इस स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और इनको अलाइन करने के लिए हम जो वाटर पंप है इसकी जो शाफ्ट है प्रोपेलर की उसको रोटेट कर लेंगे, उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो वाटर पंप है उसको पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये 3 बोल्ट्स हैं, इनको इंस्टॉल करना है। तो ये जो बड़ा वाला बोल्ट है इसको यहाँ पे लगाना है, और जो बाकी के 2 बोल्ट्स हैं उनमें से एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर लगाना है। और उसके बाद इनको मीडियम स्ट्रेंथ के ऊपर टाइट कर देंगे। और वाटर पंप इंस्टॉल हो जाने के बाद एक बार फिर से इंजन को थोड़ा सा टर्न करके देखेंगे, और अभी सब कुछ सही चल रहा है। तो ये जो इंस्पेक्शन कैप्स हैं इन दोनों को इंस्टॉल करना है अभी, और ये लास्ट आइटम है। उसके बाद इंजन को बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है, जो कि इंजन रिबिल्ड का पार्ट नहीं है। तो पहले ये जो इंस्पेक्शन की कैप्स हैं ये लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं सीधा बाइक के अंदर इंस्टॉल करके आपको जो इसका फर्स्ट स्टार्ट है वो सुना दूंगा। तो जो इंस्पेक्शन कैप्स हैं उनके अंदर भी ओरिंग्स आती हैं, तो इन ओरिंग्स को लुब्रिकेट करना है, और उसके बाद इनको इनके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर इंस्टॉल करना है। और इनको टाइट करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है कॉइन। एक कॉइन लीजिए और उसकी हेल्प से आप जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट इनको कर दीजिए। और ये कोई चैलेंज नहीं है, तो सारी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं लगानी है, बस नॉर्मली जितना टाइट हो सके उतना करना है, एंड दैट्स इट। तो इंजन है वो रेडी है। अब इसको बाइक में सीधा मैं इंस्टॉल करता हूँ, और इसके बाद इसकी जो फर्स्ट स्टार्ट है वो सुनते हैं। और एक्साइटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, तो बस गाइज यही था इस वाली वीडियो के लिए, और फाइनली जो इंजन है वो रीबिल्ड हो चुका है। सो आई थिंक R15 की जो इंजन रीबिल्ड की जो प्लेलिस्ट है 2 वीडियोस की, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, मुझे पता है फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने जो क्रैंक इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो नहीं दिखाई थी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, वो जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो आएगी एकदम डिटेल में, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल चीज़ है। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी सुन ही लो, वरना फिर कमेंट्स में गालियाँ देते फिरोगे। और वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं अगर कुछ ज़्यादा ही टायर्ड दिख रहा हूँ तो उसके बारे में कमेंट मत करना। वैसे इसको 3000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, इसकी 2 सर्विसेज भी कर चुका हूँ इंजन रीबिल्ड करने के बाद में। तो हाँ, जो वीडियो आपने देखी है वो ट्रायल एंड टेस्टेड है, और अगर आप सेम मेथड आप फॉलो करते हो सही तरीके से तो चांसेस हैं कि आपका इंजन इससे भी बेटर ही बनेगा। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।